है अर्थशास्त्र। इकोनॉमी आपने सुना होगा, देश की इकोनॉमी, तो वो सब इसी से रिलेटेड होती है। अर्थशास्त्र वैसे दो तरीके का होता है, समष्टि और व्यष्टि। अभी आज हम पढ़ेंगे समष्टि के बारे में। समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र का वह भाग जिसमें आर्थिक मुद्दों एवं आर्थिक समस्याओं का अध्ययन समग्र अर्थव्यवस्था के स्तर पर किया जाता है। मतलब जो अर्थशास्त्र का वह भाग जिसमें आर्थिक मुद्दों एवं आर्थिक समस्याओं का अध्ययन अर्थव्यवस्था के स्तर, आर्थिक जो मुद्दे होते हैं, हमारे आर्थिक मुद्दे जो हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं, या फिर कभी कभी हमारी इकोनॉमी डाउन हो जाती है, इकोनॉमी कभी भी बढ़ जाती है, जीडीपी सुना होगा। तो इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो है आर्थिक मुद्दे और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करना ही अर्थव्यवस्था के स्तर पर समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। इसमें हमारे वस्तुओं का वर्गीकरण आता है। वस्तुओं का वर्गीकरण वस्तुओं का मुख्य रूप से चार भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले क्या होता है? अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु वह वस्तु जिसमें उत्पादन की सीमा रेखा पार कर चुकी है और अपने अंतिम उपभोगकर्ता द्वारा उपयोग किए जाने के लिए तैयार है, वह अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। जो उत्पादन करना क्या होता है? जो भी हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनती है उसे हम उत्पादन करना कहते हैं। जैसे भी जूते बन रहे हैं, या फिर कोई भी शूज़ बन रहा है, पेन बन रहा है, या फिर बैग बन रहा है, कुछ भी चीज़ का बनना ही उत्पादन कहलाता है। वह वस्तु जो उत्पादन की सीमा रेखा पार कर चुकी है और अपने अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किए जाने के लिए तैयार है। जैसे एक पेन बनना स्टार्ट हुआ, पेन कह लो, या फिर एक मोबाइल कह लो। एक मोबाइल बनना स्टार्ट हुआ, उस मोबाइल को हम एक उपभोक्ता मतलब किसी कंज्यूमर के पास उसको पहुंच गया और वो उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो वो इस्तेमाल जब कर रहा है उसी को हम कहेंगे अंतिम वस्तु। मतलब वो बनकर जो तैयार है, वो वस्तु जो बनकर तैयार है उसे हम अंतिम वस्तु कहलाते हैं। अंतिम वस्तुओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले होता है अंतिम उपभोक्ता वस्तु। अंतिम उपभोक्ता वस्तु क्या होती है? वह अंतिम वस्तु जिसका उपयोग उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, वह अंतिम उपभोक्ता वस्तु कहलाती है। मैंने जो अभी बताया कि अंतिम उपभोक्ता वस्तु मतलब जैसे ये फ़ोन है, इस फ़ोन का इस्तेमाल जैसे ये बंदा कर रहा है, या फिर कोई भी इस्तेमाल कर रहा है, जैसे मैंने एक नया फ़ोन ख़रीदा, उसका इस्तेमाल मैं करने लग जाऊँ, तो वो जो फ़ोन होगा वो होगा अंतिम उपभोक्ता वस्तु। ठीक है, समझ आ गया? जिनका उपयोग देखो ये क्या ना, उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता होते हैं हम, जो भी कोई इंसान, जो भी हम खरीदते हैं चीज़, वो होती है उपभोक्ता। ठीक है, इसमें आ गया उदाहरण के लिए उपभोक्ता द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले, जैसे पेन हो गया, किताब हो गई, इन्हीं को हम अंतिम उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। इन वस्तुओं पर किए जाने वाला वह उपभोग व्यय होता है। अब व्यय मतलब क्या होता है? वह होता है खर्चा करना। व्यय मतलब क्या होता है? खर्चा करना। व्यय मतलब क्या होता है? मैं लिख देता हूँ। व्यय मतलब होता है खर्चा करना, या निवेश करना कह सकते हैं। ठीक है, खर्चा करना या निवेश करना। तो इसमें होता है इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय को उपभोग व्यय कहते हैं। तो आगे बात समझ में। समष्टि अर्थशास्त्र वस्तुओं का वर्गीकरण, अंतिम वस्तुओं में आती है अंतिम उपभोक्ता वस्तु, और इसमें मैंने सबसे पहले बताया उपभोग व्यय। तो इसे ध्यान से पढ़ना। आप आगे चलते हैं। अब इसमें आती है अंतिम उत्पादक वस्तुएं। अंतिम उत्पादक वस्तुएं क्या होती हैं? अंतिम उत्पादक वस्तुएं वह अंतिम वस्तु है जिनका उपयोग उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है, वही अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मतलब वो अंतिम वस्तु कोई भी उदाहरण के लिए मशीनरी, ट्रैक्टर, वही चीज़ जो मैंने बताया वही है, सेम है। अंतिम अंतिम उत्पादक वस्तुओं पर किया गया जो व्यय होता है वो निवेश व्यय कहलाता है। निवेश व्यय कैसे? निवेश व्यय मतलब जो भाई मैंने बताया, जो खर्चा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? जो मैंने फ़ोन खरीदा, उस फ़ोन, मान लो मैंने 10,000 का कोई फ़ोन खरीदा, एक 10,000 का मैंने फ़ोन खरीदा, उस फ़ोन पे जो मैंने पैसा खर्च किया उसी को हम कहते हैं निवेश व्यय। तो अंतिम वस्तुओं पर व्यय किए जाने वाले व्यय कैसे निकालते हैं? उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय। मतलब जो भी अंतिम वस्तुओं पर व्यय करते हैं, मतलब जो भी हमने फ़ोन खरीदा, उस फ़ोन पर जो भी हमने खर्चा करा, उस खर्चे का निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय। जो उपभोग क्या खर्चा किया और निवेश पे जो खर्चा किया, वो दोनों को जब हम ऐड करेंगे उसको हम क्या करेंगे? अंतिम वस्तुओं पर व्यय। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखना है। अब आगे चलते हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं वह वस्तुएं जो अभी उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर हैं एवं अंतिम उपभोक्ता द्वारा उपयोग किए जाने के लिए तैयार नहीं हैं, और मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
ध्यान से समझना। मध्यवर्ती वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जो अभी उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर है। जैसे एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मध्यवर्ती वस्तु होते हैं वह वस्तुएं जो अभी उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर है एवं अंतिम उपभोक्ता द्वारा उपयोग किए जाने के लिए तैयार नहीं है, मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड, मैंने क्या बताया एक अंतिम वस्तु क्या होती है? अंतिम वस्तु होती है जो जैसे एक फ़ोन बनना स्टार्ट हुआ। अब फ़ोन बनने के लिए फ़ोन में क्या क्या इंक्लूड होता है? फ़ोन में कैमरा होता है, ठीक है, मैं चित्र बनाया तो फ़ोन में कैमरा होता है। वो कैमरा जो पहले उसमें कैमरा अलग होगा, मतलब जब जिस भी कंपनी ने वो फ़ोन बनाया होगा उस फ़ोन के जो कंपोनेंट्स हो गए, चिप हो गई, कैमरा हो गया, ठीक है, और क्या होता है फ़ोन के अंदर, उसकी बॉडी हो गई मेटल की, उन सबको जब वो जुड़ के पूरा एक फ़ोन बनता है, वो सब जुड़ के क्या बनते हैं? एक फ़ोन बनते हैं। तो वो फ़ोन बने किस किस से? उस चिप से, कैमरे से, बॉडी से, वो सब चीज़ें जो उन सब बनने में जो इस्तेमाल हुई है उसको हम क्या कहते हैं? मध्यवर्ती वस्तुएं। तो समझ आ गया? वह वस्तु जो उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर है, उत्पादन की मतलब उत्पादन करने के लिए तैयार है, या उसमें उत्पादन करने के लिए काम में आ रही है वो वस्तु, और लेकिन उसका उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन देखो, अगर इस ये कैमरा हमें मिल जाए, ये कैमरा, इसका हम कुछ नहीं करेंगे, इस बॉडी का कुछ नहीं कर सकते अलग करें, इस चिप का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इन सबको जोड़ दें तब ये बन जाएगी फ़ोन, तब ये बन जाएगा फ़ोन। तो इसलिए जो उन तीनों का इस्तेमाल, जो ऊपर हो गई चिप, हो गई कैमरा, हो गई बॉडी, वो उपयोगकर्ता तो नहीं कर सकता उसका इस्तेमाल, तो वो होती है मध्यवर्ती वस्तु। दूसरे शब्दों में ये वह वस्तु है जिनका एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म में कच्चे माल के रूप में या पुनः बिक्री के लिए खरीदा जाता है। मतलब वह वस्तु होती है जो उसको एक फर्म से दूसरे फर्म में कच्चे माल के लिए पुनः बिक्री के लिए खरीदा जाता है। अगर कुछ भी कनेक्शन अगर जैसे लैग हो रहा है तो बता देना, चैट कमेंट्स वगैरह। तो इसमें एक सेकंड, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, ठीक है, चलो इस तरह आगे कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये वह वस्तु हैं जिन्हें एक फर्म द्वारा, हाँ मतलब एक कंपनी के लिए कच्चा माल हो गया। अब मुझे कोई फ़ोन बनाना है तो कच्चा माल क्या होगा? ये चिप विप जो होती है ना, इसे कच्चा माल भी कहते हैं। मध्यवर्ती क्वेश्चन आ जाए कि कच्चा माल किसे कहते हैं, या फिर मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है? चार ऑप्शन है, कच्चा माल, पक्का माल, या फिर दो वस्तु और है, तो उसमें तुम आंसर लिख देना कच्चा माल, ठीक है। मध्यवर्ती वस्तुओं को कच्चा माल भी कहते हैं। कच्चा माल मतलब कोई चीज़ बनने वाली है, उससे पहले होने वाली चीज़ें, जिस चीज़ से वो बन रही है, कच्चे माल से वो बन रही है, उसी को हम मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। आगे चलते हैं। जीडीपी की गणना करते समय केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को शामिल किया जाता है। लेकिन जैसे हम जीडीपी की गणना करते हैं ना, अब हमारे जब जीडीपी की गणना होती है तब उसमें हम सिर्फ अंतिम वस्तुओं के मूल्यों को ही शामिल करते हैं। जैसे मैंने एक फ़ोन खरीदा, लोग फ़ोन खरीदते हैं, तो लोग फ़ोन जो खरीदेंगे वो अंतिम वस्तु है। अब फ़ोन खरीदा, कितना मार्केट में कितनी चीज़ें बिकी, कितनी चीज़ें खरीदी गई, उसी से जीडीपी बनती है। उस जीडीपी का जो इस्तेमाल होता है वो जीडीपी की उसका उसका अंतिम वस्तुओं का जो इस्तेमाल होता है वो जीडीपी की गणना में किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं का उसमें इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंतिम वस्तु वो जीडीपी के लिए होती है यूज़। अब भोक्ता वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं? वह वस्तु जो प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है। वह वस्तु जो प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है और जिनके अंतिम उपयोगकर्ता उपभोक्ता होते हैं, वही उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है।
तो वह वस्तु जो प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है। जो भी हम चीज़ें खरीदते हैं वही एक तरीके से उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं। आटा हो गया, चीनी हो गई, फ़ोन हो गया, दाल हो गई, सब कुछ जिनके अंतिम उपयोगकर्ता उपभोक्ता होते हैं उन उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। जो भी कॉपी, पेन, ये सब ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसे उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। इन वस्तुओं का प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए नहीं किया जाता। इनका जो इस्तेमाल होता है दूसरी चीज़ों के लिए नहीं किया जाता। उपभोक्ता वस्तुओं का मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। अब इसे भी 4 भागों में बांटा गया, ये ध्यान से याद रखना। तो क्या होती है? सबसे पहले होती है टिकाऊ वस्तु। सबसे पहले क्या होती है? टिकाऊ वस्तु। टिकाऊ वस्तु क्या है? टिकाऊ वस्तु वे वस्तुएं जिनका उपयोग एक उपभोगकर्ता द्वारा कई वर्षों तक किया जा सकता है, टिकाऊ वस्तु कहलाती हैं। भाई जैसे हमने कोई एक चीज़ खरीदी, वो बहुत टाइम तक चलती है, वही टिकाऊ वस्तु है। ठीक है। जैसे टीवी, स्कूटर, फ्रिज, कोई भी टीवी हो गया, एक बार खरीदा 5-6 साल तो चलेगा चलेगा। स्कूटर खरीद लिया, फ्रिज खरीद ली, तो ये हो गया टिकाऊ वस्तु। क्या हो गया? टिकाऊ वस्तु। क्या हो गया? टीवी, स्कूटर, फ्रिज। अब सबसे अगला आता है अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। अर्ध टिकाऊ वस्तुएं मतलब जो जिन वस्तुओं का उपयोग एक उपभोक्ता द्वारा 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक समय के लिए किया जाता है, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं कहती हैं। उदाहरण के लिए कपड़े, मतलब जो वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं चलेगी, 1 साल चल गई, 6 महीने चल गई, 8 महीने चल गई, उन्हें कहते हैं अर्ध टिकाऊ वस्तु। ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे कभी कभी ऑप्शंस में उसमें एमसीक्यू में पूछा जाता है। जैसे कपड़े हो गए, क्या हो गए? कपड़े हो गए। ठीक है, कपड़े हो गए। या फिर और मैं अगर एग्जांपल दूं, जैसे तुम्हारा कोई बैग हुआ है, बैग कितना साल चलता है? 1 साल चला, 1.5 साल चला, कपड़े हो गए, बैग हो गया। या फिर अम, खाने की चीज़ें हो गई, ज़्यादा टाइम के लिए चलती ना, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। गैर टिकाऊ वस्तुएं। गैर टिकाऊ वस्तु ये ऐसी वस्तुएं जिनका केवल एक ही बार उपयोग किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गैर टिकाऊ, ये बहुत बार आया क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना। इनका जिनका केवल एक ही बार उपयोग किया जा सकता है वो सिर्फ क्या कहलाते हैं? गैर टिकाऊ वस्तु कहते हैं। उदाहरण के लिए दूध, पेट्रोल। दूध एक बार किया इस्तेमाल, फिर नहीं पी सकते। पेट्रोल एक बार इस्तेमाल, एक बार उसमें डाला, फिर नहीं होगा। तो वो सब क्या होती हैं? गैर टिकाऊ वस्तुएं होती हैं। ठीक है, अब 1 सेकंड रुको। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब क्या है? ठीक है, 1 सेकंड को, बस 1 सेकंड, 1 सेकंड। 4500। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? टिकाऊ वस्तुएं, अटिकाऊ वस्तुएं, गैर टिकाऊ वस्तुएं, और चौथी होती हैं अभौतिक वस्तुएं। अभौतिक वस्तुएं क्या होती हैं? अभौतिक वस्तुएं होती हैं वह वस्तुएं हैं जिनका अभौतिक वस्तुएं सेवाएं। अभौतिक वस्तुएं यानी सेवाएं एक ऐसी क्रिया है जिससे उपभोक्ता की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। मतलब जो भी हम कुछ खरीदा, जैसे जैसे कोई टीचर है, जैसे टीचर के पास तुम ट्यूशन पढ़ते हो, उस ट्यूशन पढ़ा तुमने, उससे तुम पैसे जो दोगे वो मतलब एक तरीके से ज्ञान लेना, या फिर चिकित्सा, डॉक्टर के पास गए, उससे उससे हेल्प लेना, सर्विसेज लेना, वो सब क्या होती हैं? अभौतिक वस्तुएं होती हैं। बैंक में गए, बैंक में अपना काम करवाया, वो सब अभौतिक वस्तुएं हुई। ठीक है, तो ये 4 वस्तुएं याद रखनी है। इसके बाद आता है पूंजीगत वस्तुएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है इसका। बहुत इंपॉर्टेंट है। पूंजीगत वस्तुएं वह वस्तु जिनका उपयोग उत्पादन की प्रक्रिया में कई वर्षों तक किया जाता है, वो पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। भाई कुछ चीज़ बन रही है, वो बनती कहाँ है? वो किसी कंपनी में बनती है, किसी प्लांट में बनती है, या फिर किसी फैक्ट्री में बनती है। उस फैक्ट्री को ही हम क्या कहेंगे? पूंजीगत वस्तुएं। मतलब जो पूंजी बना रहा है, पूंजीगत वस्तु होती है, कई वर्षों तक किया जाता है। वह वस्तु जिनका उपयोग उत्पादन की प्रक्रिया में कई वर्षों, जैसे हमने कोई मशीनरी लगा दी, मशीनरी लगा दी। मशीनरी कैसे?
कोई मशीन नहीं लगा दी पेन बनाने की, तो क्या वो पेन वो बनाएगी, पेन बनाती रहेगी, वो एक मशीन है। प्लांट लगा दिया, प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए ये सब, ठीक है। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनका मूल्य उच्च होता है, बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट होती है इनकी। प्रयोग के कारण इनका मूल्य ह्रास होता रहता है, जैसे एक बार इस्तेमाल की गई तो इसमें मूल्य ह्रास क्या होता है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है मूल्य ह्रास भी, ये भी ध्यान से समझना। जैसे कि मूल्य ह्रास, मैंने कोई चीज़ खरीदी, उस चीज़ को मैं कच्चा माल खरीदा, प्लास्टिक खरीदी, उस प्लास्टिक से मुझे पेन बनाना है। एक गत्ता खरीदा, एक प्लास्टिक का वो खरीदा, इससे मुझे पेन बनाना है, कुछ भी चीज़ बनानी है। उस पेन को बनाने में कुछ ना कुछ तो वेस्टेज होगी, इसमें से जो वेस्टेज होगी, इसमें मान लो 6-7 पेन बन गए, उस वेस्टेज को ही हम क्या कहेंगे, मूल्य ह्रास। क्या कहेंगे, मूल्य ह्रास। बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टेज होना या फिर उस चीज़ में, उसमें जो भी खराबी निकलती है या फिर हमारा उसमें जो पैसा वेस्ट होता है, उसे ही मूल्य ह्रास कहते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया में कई वर्षों तक उपयोग किया जाता है ये, और यह उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं। उत्पादक की क्या होती हैं, स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं ये, ठीक है। आगे चलते हैं। अंतिम वस्तु तथा मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। सबसे पहले मध्यवर्ती वस्तु वही बताया, जो कच्चा माल होता है, जो फ़ोन बन रहा है, उस फ़ोन को बनने में जो 3 चीज़ें चाहिए वही होती हैं, ठीक है। कच्चा माल, कच्चा माल हो गया, क्या हो गया, कच्चा माल हो गया मध्यवर्ती वस्तु। अंतिम वस्तु जो उससे चीज़ बनी वो हो गई मध्यवर्ती वस्तु। यह वस्तु अंत उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार नहीं होती, मतलब इसको हम अंत उपयोगकर्ता नहीं इस्तेमाल कर सकता, मतलब हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये कंपनियां इस्तेमाल करती हैं या फिर जो भी चीज़ बना रहे हैं। इन वस्तुओं में भविष्य में मूल्य वृद्धि की जाती है। हाँ, इसमें क्या होता है, भविष्य में मूल्य वृद्धि की जा सकती है, कि जैसे भाई आज मैं 10 फ़ोन बना रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा एक 10 कैमरे चाहिए, 10 ये चाहिए, कल को मेरी सेल बढ़ गई तो मैं 50 फ़ोन बना रहा हूँ, तो मुझे 50 चीज़ें चाहिए, तो मैं मूल्य वृद्धि करता रहूँगा, जैसे जैसे मुझे प्रॉफिट होता रहेगा। इन वस्तुओं की पुनः बिक्री की जाती है, जैसे मान लो मेरे पे बहुत सारे कैमरे हो गए, तो मैं उन कैमरों को दोबारा कहीं पर बेच भी सकता हूँ, मतलब इनको दोबारा कहीं पे भी तुम पुनः बिक्री कर सकते हो, दोबारा बेच सकते हो। इन वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है वाला, राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। याद रखना, मध्यवर्ती वस्तु में राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं होता, जीडीपी में शामिल नहीं होता, जबकि जो अंतिम वस्तु होती हैं वो राष्ट्रीय आय में शामिल की जाती है, उनकी गणना की जाती है जीडीपी में। अब आगे स्टार्ट करते हैं। अंतिम वस्तुओं का उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन में प्रक्रिया में नहीं किया जाता। देखिए, अब ये समझ आ गया, ये 5 पॉइंट। अब इसके 5 पॉइंट यहाँ से सुनो। यहाँ पे अंत उपयोगकर्ता के लिए होती है, ध्यान से सुना, अंत उपयोगकर्ता के लिए होती है, ये अंतिम उपयोगकर्ता के लिए, मतलब ये कस्टमर के लिए नहीं होती है मध्यवर्ती, ये कस्टमर के लिए होती है। इसमें मूल्यवृद्धि हो जाती है, इसमें मूल्यवृद्धि नहीं होती। इसको पुनः बिक्री कर सकते हैं, इसमें पुनः बिक्री नहीं होती। इसमें राष्ट्रीय आय की गणना शामिल नहीं की जाती, इसमें राष्ट्रीय आय की गणना शामिल की जाती है। मतलब ये राष्ट्रीय आय जब हो रही होती है, राष्ट्र की जो आय, मतलब राष्ट्र की जो इनकम है, नेशनल इनकम है, वो जब कैलकुलेट हो रही होती है तो उसमें अंतिम वस्तुओं को कैलकुलेट किया जाता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं को कैलकुलेट नहीं किया जाता। आगे समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। एक वस्तु मध्यवर्ती वस्तु एवं अंतिम वस्तु दोनों हो सकती है। अच्छा, कि भाई कुछ कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो मध्यवर्ती भी होती हैं और अंतिम भी होती हैं, तो वो क्या, कौन कौन सी होती हैं, देखो ध्यान से देखना। उदाहरण के लिए दूध, जैसे दूध हो गया, दूध क्या है, ये इसमें मध्यवर्ती वस्तु भी है ये, और अंतिम वस्तु भी है ये, मतलब ये मध्यवर्ती वस्तु में भी शामिल की जाती है और ये अंतिम वस्तु में भी शामिल की जाती है। कैसे, दूध है भाई, दूध बनता किससे, दूध को कच्चा माल तो है ही नहीं, दूध को तो तुम पकाते ही हो ना, तो वो तो एक बार पी लिया, तो अंतिम वस्तु कस्टमर को जो मिलता है सीधा वो दूध ही मिलता है। समझ आ रहा होगा, तो मध्यवर्ती, याद रखना, जो दूध होता है वो मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु दोनों हो सकते हैं। यदि दूध का उपभोग एक उपभोक्ता द्वारा किया जाता है तो उसे अंतिम वस्तु माना जाता है। जैसे भाई मेरे पे भैंस है या मेरे पे गाय है, मैंने उसका दूध निकाला और पी लिया, तो वो क्या है, अंतिम वस्तु हो गई।
इसके विपरीत अगर मैंने दूध से पनीर बनाकर बेच दिया, दूध निकाला उसका पनीर बना दिया, उस पनीर को बेच दिया, तो दूध क्या हो गई, दूध एक मध्यवर्ती वस्तु हो गई, कच्चा माल हो गया, उससे अंतिम वस्तु क्या बनी, पनीर, और उससे क्या हो गया, दूध को मध्यवर्ती वस्तु भी कह सकते हैं। आगे समझ, चलो आगे चलते हैं। मूल्यह्रास, ये आगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मूल्यह्रास का अभिप्राय होता है स्थिर परिसंपत्तियों के कारण उनके मूल्य में होने वाली हानि से होता है। मैंने बताया था ना, वेस्टेज, जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें, एक सेकेंड, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मूल्यह्रास, मूल्यह्रास क्या होता है? मूल्यह्रास का अभिप्राय होता है स्थिर परिसंपत्तियों के उपयोग के कारण उनके मूल्य में होने वाली हानि। जो भी हम चीज़ बना रहे हैं, जो उसमें कुछ हानि जो होगी, वही वेस्टेज जो होगी, वो क्या होगी, मूल्यह्रास होगा। ठीक है, वेस्टेज, इसे ध्यान से ध्यान, वेस्टेज हो गई या फिर कोई हानि हो गई या फिर हमारा लॉस हो गया, उसको भी हम क्या कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, स्थिर पूंजी का उपभोग, ये ध्यान से देखना, स्थिर पूंजी के उपभोग को ही हम क्या कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। कभी भी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास निम्नलिखित कारणों से होता है। जैसे मैं कोई चीज़, मूल्यह्रास, कोई भी वेस्टेज है, मैं कोई पेन बना रहा हूँ, उस पेन को बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए, उस प्लास्टिक में कुछ टूट फूट हो गई मान लो, तो मेरी लॉस हो गया, आकस्मिक हानि हो गई, कुछ लॉस हो गया या फिर कुछ टूट टाट गया, वो मेरी हानि हो गई, तो उसमें को भी मूल्यह्रास हो गया। प्रत्याशित अप्रचलन, प्रत्याशित अप्रचलन क्या होता है, तकनीक में परिवर्तन। जैसे मैं कल को एक अलग तरीके से पेन बनाता था, कल को एक अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, मैं उससे पेन बनाने लग गया, तो फिर उसमें क्या होगा, जो मेरा पुरानी तकनीक में जो काम होता था उसमें हानि हो जाएगी। मांग में परिवर्तन, आज मेरे पे 10 बंदे हैं जो 50 बंदे हैं जो पेन लेते हैं, कल को 100 बंदे हो गए या फिर कल को 10 बंदे रह गए, लॉस होने लग जाएगा, तो वो भी मूल्यह्रास होगा। मतलब जो भी हमारा मांग में परिवर्तन, जो लोग मांग रहे हैं, कल को पेन ना चले तो उसमें जो लॉस हो जाएगा उसे हम मूल्यह्रास भी कह सकते हैं, लॉस को या हानि को। ठीक है, मूल्यह्रास में अप्रत्याशित आप्रचन को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि अप्रत्याशित आप्रचन प्राकृतिक आपदा और आर्थिक मंदी जैसी स्थितियों के कारण होता है और इसे पूंजीगत हानि माना जाता है। अप्रत्याशित आप्रचन में क्या होता है, ये प्राकृतिक आपदा, जैसे कल को मेरी फैक्ट्री लगी है, उस फैक्ट्री पे कुछ प्राकृतिक आपदा आ गई, भूकंप मान लो कुछ हो जाए, तो उसमें जो मेरा लॉस होगा, वो जो होगा वो मूल्यह्रास में नहीं आएगा। ठीक है, उसे पूंजीगत हानि माना जाता है। क्या माना जाता है, पूंजीगत हानि। मतलब जो लॉस मेरी वजह से या मैं कर रहा हूँ वो मूल्यह्रास है, या फिर जो लॉस अपने आप हो रहा है, जो प्राकृतिक आपदाओं से हो रहा है, वो पूंजीगत हानि है। निवेश, एक लेखा वर्ष के दौरान पूंजी के स्टाफ में होने वाली वृद्धि को निवेश कहा जाता है। इसे पूंजी निर्माण भी कहते हैं। निवेश मतलब होता है पैसे को खर्च करना, पैसे को कहीं पे लगाना। जैसे मेरे को फैक्ट्री खोलनी है, उस फैक्ट्री को लगाने के लिए जो पैसा चाहिए, उस पैसे को खर्च करना ही निवेश कहलाता है। एक लेखा वर्ष के दौरान पूंजी के स्टाफ में होने वाली वृद्धि को निवेश कहते हैं। इसे पूंजी निर्माण भी कहते हैं। ठीक है, और निवेश क्यों करता है बंदा, पैसा बनाने के लिए, तो इसे पूंजी निर्माण भी कहते हैं। ठीक है, निवेश के घटक, निवेश के घटक क्या होते हैं? निवेश के घटक में निवेश को दो तरीके से जाना जाता है, स्थिर निवेश और स्थिर निवेश एक लेखा वर्ष के दौरान उपभोक्ताओं की स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक में होने वाली वृद्धि को स्थिर निवेश कहते हैं। एक वर्ष में जितने भी हमने वो किया, अपने स्टॉक में वृद्धि करी या पैसा कमाया, स्थिर निवेश मतलब पैसा लगाया, उसको क्या कहते हैं, स्थिर निवेश। माल सूची निवेश क्या होता है? एक एक वर्ष के दौरान, लेखा वर्ष मतलब होता है कि मतलब एक वर्ष ही मान लो, लेखा वर्ष में मतलब उस वर्ष में कैलकुलेट करना ही लेखा वर्ष कहलाता है, चीज़ें कैलकुलेट करना। ठीक है, एक वर्ष के दौरान उत्पादकों के माल सूची स्टॉक में होने वाली वृद्धि को
माल सूची निवेश भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें निम्नलिखित मदें शामिल होती हैं: तैयार वस्तुएं, अर्ध तैयार वस्तुएं, कच्चा माल। ठीक है, जो भी हमने माल बनाया उस माल, जैसे मेरी फैक्ट्री में माल आया, पेन के लिए जो प्लास्टिक वगैरह चाहिए या फ़ोन के लिए चिप्स वगैरह चाहिए, उस माल में जो मैं वृद्धि कर रहा हूँ, माल को बढ़ा रहा हूँ, वही सब है माल सूची निवेश। अब इसमें क्या क्या होता है: तैयार वस्तुएं होती हैं, अर्ध तैयार वस्तुएं होती हैं और कच्चा माल होता है। ठीक है, तीनों चीज़ें होती हैं, इन तीनों को मैंने बता दिया क्या होती हैं। निवेश के प्रकार क्या होते हैं? निवेश के प्रकार दो तरीके के होते हैं: सकल निवेश, शुद्ध निवेश। सकल निवेश क्या होता है? एक वर्ष के दौरान उत्पादक द्वारा परिसंपत्ति और माल सूची स्टॉक को खरीदने के लिए किया गया कुल व्यय। जो भी मैंने अपना माल खरीदा, जो भी पैसे से अपना माल खरीदा, उसी को हम कहते हैं सकल निवेश। और शुद्ध निवेश होता है, शुद्ध निवेश उत्पादक द्वारा किए गए सकल निवेश की मात्रा में मूल्य ह्रास को घटाने के बाद प्राप्त निवेश की मात्रा शुद्ध निवेश कहलाती है। देखो ध्यान से समझना, मुझे फ़ोन बनाना है, उस फ़ोन को बनाने के लिए मैंने कैमरा ले लिया, बॉडी ले ली और उसकी स्क्रीन वगैरह 3-4 चीज़ें मंगाई। ठीक है, उसको जब मैंने बनाया, उस फ़ोन को जब मैंने बनाया, उस फ़ोन को बनाने में जो भी मेरा हानि हुई उसको मैंने माइनस कर दूँ। जो भी मैंने जैसे मैंने ये 10 रुपये का लिया, ये मैंने 10 रुपये का लिया, ये मैंने 10 रुपये का लिया, ये मैंने 10 रुपये का लिया। ठीक है, ये कितने हो गए? 40। अब ये 40 रुपये में ये मान लो ये बना दिया मैंने। ठीक है, अब इसमें बनाने में मुझे कुछ लॉस हो गया। मुझे लॉस कितने का हो गया? लॉस हो गया मुझे, मतलब लॉस हो गया मुझे 5 रुपये का। तो कितने बचे? 35। ये तुम्हारा शुद्ध निवेश है। तुमने कितना पैसा खर्च करा है उस फ़ोन को बनाने में? 35 रुपये। तो अब तुम इसे जब बेचोगे तो उसे बेचोगे तो प्रॉफिट पे बेचोगे। तो मान लो तुम 70 रुपये में बेच रहे हो, तो तुम्हें कितने का प्रॉफिट? 35 रुपये का। आई बात समझ में? तो ये होता है शुद्ध निवेश, कि हमारे जो मैंने निवेश किया, जो मैंने पैसा खर्च किया, उसमें से जो मेरी वेस्टेज होगी इसको माइनस कर दो। तो ये फॉर्मूला भी है, सकल निवेश में से मूल्य ह्रास को माइनस कर देना। आ जाओ आगे। स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक होता है वह मात्रा जिन्हें समय के एक निश्चित बिंदु पर नापा जाता है, तो स्टॉक कहलाती है। उदाहरण के लिए किसी विशेष दिन आपको बैंक खाते में जमा पैसे, तुम्हारे पास जो भी पैसा है, मान लो अभी तुम छोटे हो, बच्चे हो, तो उस पर तुम पे क्या है? तुम पे फ़ोन पेन की कलेक्शन है, पेन बहुत सारे हैं, तो वो तुम्हारा स्टॉक हो गया। अभी अगर इसको एक व्यापारी से रिलेट किया जाए तो कैसे होगा? व्यापारी के पास अगर बहुत सारी बुक्स हैं तो वो उसका स्टॉक है। वो उसमें जैसे एक बुक बेचने वाला इंसान होता है, शॉपकीपर होता है, उसके पास बुक का स्टोर है, तो वो उसका स्टॉक है। कहता है ना, स्टॉक खत्म हो गया हमारा, अब स्टॉक नहीं, हम मंगवाएंगे, तो वो स्टॉक होता है। परवाह वह मात्रा जिन्हें समय की अवधि के आधार पर मापा जाता है, उन्हें परवाह कहते हैं। जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉक और परवाह। स्टॉक, परवाह। स्टॉक क्या है ये बता दिया मैंने, निश्चित बिंदु पर मापा जाना, एक बैंक खाते में जमा पैसे। वह मात्रा जिन्हें समय की अवधि के आधार पर मापा जाता है उन्हें परवाह कहते हैं। जैसे प्रतिमाह आय, प्रतिवर्ष किए जाने वाले निवेश। मान लो तुम 10,000 रुपये कमाते हो, उसमें से 5,000 रुपये खर्च कर देते हो, ये तुम्हारा परवाह है। ठीक है, परवाह है तुम्हारा, और साल में तुम इतना खर्च कर रहे हो, तुम अब यहाँ पे इतना खर्च कर रहे हो। एक तरीके से उस स्टॉक का मतलब तुम पे जो पैसा है उसका इस्तेमाल करना, वो परवाह कहलाता है। ठीक है, स्टॉक और परवाह में अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर्स में आया है, इसे ध्यान से समझना। स्टॉक और परवाह क्या होता है? स्टॉक समय के एक बिंदु से संबंधित होता है। उदाहरण के लिए एक निश्चित दिन आपके खाते में जमा राशि, आप एक दिन निश्चित दिन में आपके खाते में जो जमा राशि है उस वो बता दिया मैंने। इसका कोई काल नहीं होता, चाहे आज तुम पे 10,000 है, इसे तुम कभी भी रखो, तुम्हें अगर ज़रूरत नहीं है। मान लो अगर एक बंदा है, उस पर 10,000 रुपये हैं और वो उसे खर्च ही नहीं करना चाहता, तो वो 10,000 रुपये उसके पास रहेंगे हमेशा, तो वो स्टॉक हो गया उसका। तो इसका कोई समय काल नहीं होता, मतलब उसे वो चाहे जब चाहे उसे इस्तेमाल कर सकता है, जब चाहे अगर वो इस्तेमाल नहीं करता वो उसी के पास रहेंगे। स्टॉक की गणना समय के एक बिंदु पर ही की जाती है। जो स्टॉक की गणना होती है वो एक बिंदु पर ही की जाती है। कैसे? जैसे भाई आज मेरे पे 10,000 रुपये हैं, कल मेरे पे कितने थे? एक बिंदु ये हो गया। 10 दिन पहले कितने थे? एक महीने पहले कितने थे? एक साल पहले कितने? तो एक बिंदु है ना, ये सारे एक बिंदु। उसे संपत्ति, मुद्रा की पूर्ति, बैंक जमा, ये सब हो गए, इसका एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, वह मात्रा जिन्हें समय की एक अवधि पर, एक सेकेंड,
ठीक है। परवा, परवा क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। परवा बहुत बच्चों को समझ नहीं आता, ध्यान से समझना, ठीक है। परवा वह मात्राएं जिन्हें समय की एक अवधि के आधार पर मापा जाता है उन्हें परवा कहते हैं, ठीक है। मैंने बताया था अभी जो पैसे हम खर्च करते हैं, परवा समय की अवधि से संबंधित होता है। जैसे मैंने प्रति माह कितने पैसे खर्च करे और कितने पैसे आए, मतलब मेरी महीने के 10,000 कमा रहा हूँ, 5,000 रुपये खर्च कर दिए, वो हमारा परवा है। इसका समय काल होता है, बिल्कुल। इसका क्या होता है, इसका समय काल होता है, इसकी गणना समय की अवधि के आधार पर की जा सकती है। जैसे भाई महीने के कितने पैसे आए, 10,000 रुपये, खर्च कितने हुए, 5,000 रुपये, बचे कितने, 5,000 रुपये। अगले महीने कितने आए, 10,000 रुपये, खर्च कितने हुए, 6,000 रुपये, बचे कितने, 4,000 रुपये। तो ये हर महीने का जो हिसाब हो रहा है ना, ये परवा जो खर्च हो रहा है, इसी को हम परवा कहते हैं। तो इसका समय काल भी होता है, इसकी समय की अवधि पर भी मापा जाता है। प्रतिमाह आय से नापा जा सकता है, मुद्रा के व्यय से नापा जा सकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना, इसे बहुत बार आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आय का चक्रीय प्रवाह। आय का चक्रीय प्रवाह बहुत, आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के कारण उत्पादन, आय और व्यय का प्रवाह हमेशा चलते रहता है। भाई मैंने आज 10,000 रुपये कमाए, इससे इससे समझो भाई क्या हुआ। सबसे पहले मैं यहाँ पे मैंने क्या करा, उत्पादन किया, क्या करा, मैंने एक फैक्ट्री लगाई, उस फैक्ट्री से मैं 10,000 रुपये के 10,000 खर्च कर रुपये करके मैंने क्या करा, 10,000 रुपये खर्च करे, एक फैक्ट्री लगाई, उसमें मैंने फ़ोन बना लिए। उस फ़ोन को मैंने क्या करा, बेचना स्टार्ट करा, उससे मेरी आय हुई। आय कितने की हुई, 10,000 लगाए, 20,000 की आय हो गई। फिर खर्चा करा, उन 20,000 में से 15,000 फिर खर्च कर दिए। 15,000 रुपये के मोबाइल बनाए, फिर बेच दिए, उससे कितने हुए, 25,000 आए। फिर 20,000 के मोबाइल बनाए, तो ऐसे आय बन रही है, व्यय भी हो रहा है, उत्पादन भी हो रहा है। ये तीनों का जो चक्र है, इन तीनों का जो चक्र है, इसी को हम कहते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। आय का चक्रीय प्रवाह, ठीक है। इसे याद रखना ध्यान से, इसे ध्यान से याद रखना। कैसे, क्या करना है तुम्हें, ऊपर लिखना है उत्पादन पेपर में, ये हो गया उत्पादन, एक तरफ लिख दो व्यय, एक तरफ लिख दिया आय, और इनको मिला दिया, ठीक है। इसे कुछ नहीं, बस एक चक्र बना दिया, आय का चक्र को ही आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। ऐसे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आर्थिक क्रिया जैसे उत्पादन हो गई, आय हो गई, व्यय हो गई, इनका जो प्रवाह होता है उसे आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं, ठीक है। आय को जन्म देता है, क्या होता है, उत्पादन। आय को जन्म, उत्पादन किया, कुछ चीज़ बनाई, उससे आय हुई। आय के फलस्वरूप वस्तुओं का और सेवाओं की मांग की जाती है। फिर मैंने और चीज़ें मांग की, मांग को पूरा करने के लिए, अब मांग करने के लिए मतलब और चीज़ें मंगाने के लिए फिर से व्यय किया, खर्चा किया, फिर उत्पादन किया, आय बनाई, फिर व्यय किया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये चीज़ें चलती रहती हैं, यह प्रवाह लगातार चलता रहता है, इसी आय का चक्रीय प्रवाह। बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया है, बहुत अच्छे से समझा दिया। अगर कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट्स में लिख देना, मैं दोबारा समझा दूंगा अगली क्लास में। वास्तविक प्रवाह, ये भी इम्पोर्टेंट है। वास्तविक प्रवाह से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच होने वाली वस्तु और सेवाओं के प्रवाह से है। वास्तविक प्रवाह जो होता है, जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं, उस पैसे को हम एक जगह तो खर्च करते नहीं हैं, बहुत सारी जगह कर रहे हैं ना, उन क्षेत्रों में, उन जगहों को कहते हैं क्षेत्र, उन क्षेत्रों के बीच होने वाली वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह से है। भाई ये मैं हूँ, मैंने कमाए 10,000 रुपये, ठीक है, चलो 10,000, बार बार 10,000 ही बोल रहा हूँ, ज़्यादा कमा लिए इस बार कितने कमा लिए, 50,000 रुपये। 50,000 रुपये में मैंने घर में डाल दिए, कितने घर में मतलब करके खर्चे में कर दिए
20,000 रुपये घर के खर्चे में लग गए। ठीक है भाई, 30,000 रुपये बचे। 30,000 में मुझे कुछ ख़रीदना है मुझे, मैंने 20,000 का ख़रीद लिया फ़ोन या टीवी। 20,000 का टीवी खरीद लिया। अब मुझ पे 10,000 रुपये बचे। 10,000 रुपये मैंने मौज मस्ती करी, कहीं खर्च कर दिया, पार्टी वार्टी करने चले गए। ठीक है, यहाँ कर दिए कितने रुपए, 10,000 रुपये खर्च। 10 नहीं 5 कर दिए चलो। अब यहाँ पे मैंने फिर वो 5,000 रुपये मैंने किसी को दे दिए। अभी जो मैंने बहुत सारे क्षेत्रों में इन पैसों का परवाह किया, इसे कहते हैं वास्तविक परवाह। सेवा वस्तु, इससे मेरे को सेवा मिली, यहाँ सेवा मिली, ये चीज़ें मिली, इन्हीं के परवाह को क्या कहते हैं, वास्तविक परवाह। आगे आ जाओ। ये एक चीज़ है, जैसे परिवार है, ये वही है जो अभी मैंने समझाया, परिवार है। और ये फर्म है, फर्म मतलब कंपनी। एक कंपनी में एक परिवार काम कर रहा है, जैसे एक कंपनी हो गई है, ये कंपनी है, फैक्ट्री है। अच्छा, फर्म क्या होती है, कंपनी हो गई। जैसे अमूल की फैक्ट्री है, अमूल जो है ना दूध का, अमूल कंपनी, इसकी फैक्ट्री है। अब इनका क्या है, इसमें कोई काम कर रहा है। अब जो भी इंसान यहाँ पे काम करेगा, जो भी बहुत सारे लोग यहाँ काम करेंगे, वो इन्हें क्या देंगे, इन्हें क्या क्या चाहिए, भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, उद्यम चाहिए। ठीक है, इन्होंने अपने वो दिए, चीज़ें दी। ठीक है, अपने सब दिए, मतलब अमूल भूमि दी तो उसने वहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाई, श्रम दिया तो उससे मतलब दूध बनाया, पूंजी लगाई, उन चीज़ों पे पैसा खर्च करा, उद्यम मतलब दिमाग लगाया। अब उस बदले में वो हमें क्या देगा, बदले में वो हमें पैकेट में जगह जगह दूध पहुँचाता है। अमूल का दूध पहुँचता है, पूरी इंडिया में पहुँचता है ना, तो वो पूरा वो हम पे ही आता है, वो उन पे ही आ गया। ठीक है, वो मतलब और सब लोगों पे आ गया। तो इसे ही कहते हैं क्या, वास्तविक परवाह। तो आज की क्लास इतनी है। आगे की जो क्लासेस हैं वो, चलो एक ही टॉपिक रह गया है, इसे भी ख़त्म ही कर देते हैं। मौद्रिक परवाह लास्ट टॉपिक है, मौद्रिक परवाह खत्म कर देते हैं। मौद्रिक परवाह क्या है, मौद्रिक परवाह से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच होने वाली मुद्रा के प्रभाव से है। यह वस्तु और सेवाओं के बदले किया जाता है। मतलब कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच होने वाली मुद्रा के प्रभाव। देखो, अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्र होते हैं हमारे, बहुत सारे क्षेत्र हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में उसमें जो हमने मुद्रा के प्रभाव से वस्तुएं और सेवाओं के बदले किया जो जाता है प्रवाह, पैसा देते हैं उसके बदले में जो हमें वस्तुएं मिलती हैं। जैसे भाई तुम्हें दूध खरीदना है, पैसा दो, मुद्रा का प्रवाह हुआ, उससे तुम्हें वस्तुएं मिली। पैसा दो, तुम्हें बैंक में जैसे तुमने अकाउंट खुलवाना है, उसके लिए तुमने पैसे दिए। ठीक है, उस पैसे के बदले तुम्हें सेवा मिली। ट्यूशन में गए, स्कूल में गए, वहाँ फीस भरी, उसके बदले में तुम्हें शिक्षा मिली। इसे कहते हैं मौद्रिक प्रवाह। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले मुद्रा का प्रभाव को, जैसे एक फर्म ने खर्चा करा और बदले में परिवार उसे क्या देता है, किराया देता है, वेतन देता है, ब्याज देता है, उद्यमवृत्ति देता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं डाल दूँगा, MCQs नेक्स्ट चैप्टर कल करेंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब दी चैनल और लाइक भी कर देना। और अगर कोई डाउट है, कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई है, तो वो कमेंट्स में लिख दो। मैं नेक्स्ट क्लास में जब इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, मैं उस चैप्टर में इसे कवर कर लूँगा तुम्हारे डाउट्स को, और इसकी भी रिवीजन कर लेंगे एक बार। ठीक है, ओके देन।